नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। टोमेटो फ्लू, जी हां, चौंकिए बिल्कुल नहीं, यही नाम है। दरअसल कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद देश में एक नई बीमारी आ धमकी है। आमतौर पर बच्चों में होने वाले इस वायरल इन्फेक्शन में शरीर पर लाल रंग के टमाटर जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके वायरस को लेकर अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इसके खतरे को देखते हुए सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या है टोमेटो फ्लू, क्या है इसके लक्षण, कितना घातक है, कितना डरना है, कितना नहीं, बचने के उपाय क्या हैं। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। कोरोना वायरस का असर खत्म भी नहीं हुआ कि लोगों को एक नई बीमारी का डर सता रहा है। टोमेटो फ्लू नाम की इस बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे लाल लाल फफोले उभर आते हैं। पहले ये फफोले छोटे आकार के होते हैं और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता जाता है, फफोलों का आकार भी बढ़कर टमाटर के आकार का हो जाता है। पहले समझते हैं कि आखिर कौन सी बला है टोमेटो फ्लू। इसके शुरुआती लक्षण कोरोना जैसे ही हैं, लेकिन इसका कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक यह बच्चों में पाई जाने वाली हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है। टोमेटो फ्लू के संक्रमण की चपेट में आने वाले आमतौर पर 10 साल या इससे कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें पहले हल्का बुखार आता है, भूख भी नहीं लगती, जोड़ों में दर्द, गले में खराश होने के साथ थकावट और कमजोरी महसूस होती है। शुरुआत 1 से 2 दिन तक सामान्य बुखार से होती है, लेकिन टोमेटो फ्लू के पूरी तरह से एक्टिव होते ही शरीर में लाल चकत्ते या फफोले दिखने लगते हैं। गंभीर संक्रमण की स्थिति में ये फफोले घाव में बदल जाते हैं। ये फफोले ज्यादातर हाथ, मुंह के अंदर, जीभ पर या मसूड़ों में देखने को मिलते हैं। टोमेटो फ्लू के संक्रमण से ग्रस्त मरीज को मतली, उल्टी, दस्त और जोड़ों की सूजन के साथ शरीर में पानी की कमी की शिकायत होती है। हेल्थ जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक टोमेटो फ्लू का पहला मामला इस साल 6 मई को केरल के कोल्लम में मिला और 3 महीने में इस बीमारी ने 82 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में भी इस बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। माना जा रहा है कि बरसात में होने वाली बीमारी चिकनगुनिया और डेंगू के संक्रमण के प्रभाव से टोमेटो फ्लू का संक्रमण फैलता है। टोमेटो फ्लू से बचाव की बात करें तो इस बीमारी की कोई खास दवा नहीं है। इसमें भी आमतौर पर 5 से 7 दिनों में इसका संक्रमण ठीक हो जाता है। सरकार ने इसे लेकर जो एडवाइजरी जारी की है, इसके मुताबिक किसी बच्चे में संक्रमण है तो उसे तुरंत 5 से 7 दिन के लिए आइसोलेट कर देना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के अलावा संक्रमित बच्चे के फफोलों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मरीज के कपड़े को दूसरे बच्चे को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि संक्रमित बच्चे को आराम दिया जाए ताकि उसकी नींद पूरी हो। ये कुछ उपाय हैं जो कारगर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार लाल, सीनियर फिजिशियन है सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर लाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर जागृति सांघवी, सीनियर पीडियाट्रिशियन है नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर सांघवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लाल, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये समझाएं सर कि कितना बड़ा खतरा है WHO की तरफ से हमें देखने को मिली है। लैंसेट ने वार्न किया है अपने मेडिकल जर्नल में और तब से इसे लेकर और अब भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। कितना अलार्मिंग है ये और कितना सतर्क होने की और चिंतित होने की आवश्यकता है टोमेटो फ्लू को लेकर सर? देखिए, जहाँ तक चिंता होने वाली बात है या बहुत घबराने वाली बात है या पैनिक होने वाली बात है, तो एक अच्छी बात ये है कि इसमें देखा गया है
कि ये अभी तक कोई भी मोर्टेलिटी इसके अंदर रिपोर्ट नहीं की गई है, अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है इस बीमारी से और मोस्टली देखा गया है कि मरीज जो है ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी-सी अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या घातक बीमारी नहीं है, जो कि 2, 4, 6 दिन में नॉर्मली आमतौर पे ठीक हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये क्वाइट इन्फेक्शियस, हाइली इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को या एक बच्चे से दूसरे परिवार के जो इंसान है, जो साथ में रह रहे हैं, उन्हें होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये एक से दूसरे में फैलने की जो इसमें संभावना है, तो इसलिए प्रिकॉशंस लेना और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत सरकार ने एडवाइज़री जारी करी है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसको कर्टेल किया जाए, इसे फैला ना दिया जाए। एब्सोल्युटली सर। बच्चों से इसका जो रिलेशन है डॉक्टर सांघवी, उसी की वजह से चिंता है। हमारा शो करने का मकसद भी यही है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मोर्टेलिटी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कंटेजियस बहुत ज़्यादा है। और बच्चे, क्योंकि अब तो ओपन अप हो गया, स्कूल भी जा रहे हैं सब, और बच्चों को आप हर जगह रोक नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए फिर? कोविड के 2 साल से जब से स्कूल बंद रहा है, इस साल पेरेंट्स और बच्चों में भी बहुत ही स्कूल में जाने की इंतज़ारी हुई। और हालांकि रेनी सीजन में हम जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो महीने हैं, ये काफ़ी वायरल इन्फेक्शंस में के प्रभाव में बच्चे आ सकते हैं। इसी टाइम पे स्कूल में जाते हैं, इसलिए इन्फेक्शियसनेस जो है, जो संक्रमण है, वो ज़्यादा फैलता है। तो बच्चे किस तरह से अपने आप को ध्यान रख सकते हैं और माँ-बाप जो है वो किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, यह अगर आपका सवाल है, तो बात यह है कि अगर आपके बच्चे को बुखार, हेडेक, बॉडी एक या जोड़ों के दर्द की बीमारी अगर हो, तो आप प्लीज अपने बच्चे को घर पे रखिए। दूसरी चीज, अगर शरीर पे कहीं भी चट्टे आ रहे हैं, जैसे कि रैश, ये जो टमेटो फ्लू है, वो एक सीवियर प्रकार का हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है। हम बॉम्बे जैसे शहर में ये वाले केसेस जो है वो जुलाई से देख रहे हैं। हालांकि केरला में ये ज्यादा देखा गया या ज्यादा सिवियरिटी में देखा गया, इसलिए इसका नाम टमेटो फ्लू जो है वो उसके नाम से जाना गया। पर हम जुलाई से मुंबई जैसे शहर में ये केसेस देख रहे हैं, जिसे हम हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से जानते हैं, और ये हर साल आते हैं। पिछले 2 साल कम आए थे क्योंकि कोरोना के कारण सारे बच्चे घर पे थे, पर अब जो है वो हम देखते हैं कि शरीर पे ये जो बॉयल्स है वो ज्यादा करके, जैसे नाम में ही बताया गया है कि हैंड, फुट और माउथ, मुंह में, अच्छा। मसूड़ों में, टंग में, ये तो मैम अगर ये हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज ही है एक्चुअल में? यस सर, इट इज एक्चुअली अ सिवियर फॉर्म। जो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज Okay. है, उसका सिवियर फॉर्म है, उसे टमेटो फ्लू के नाम से जाना गया है। और ऐसे जाना जाता है कि जो वायरसेस हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज करते हैं, उसी वायरस से ये टमेटो फ्लू हो रहा है। बहुत कम लाइन ऑफ डिमार्केशन है, और एक्चुअली उसके लक्षण जो है वो सिमिलर है, और उसका ट्रीटमेंट भी सिमिलर है, उसका प्रिवेंशन भी सिमिलर है। तो अगर प्रिवेंशन या सावधानी बरतने के तौर पे देखें, तो पेरेंट्स को ये देखना है कि अगर आपके बच्चे को रैश आ रहा है, तो उन्हें स्कूल में ना भेजें, या किसी और बच्चे को अगर रैश है तो उनके संसर्ग में ना आए। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि 2-3 घंटे के संसर्ग में भी बच्चे अगर सेम खिलौनों से खेलते हैं, एक दूसरे को हग्स देते हैं या किस देते हैं, तो या फिर खांसते हैं एक दूसरे के मुंह पे बिना मास्क पहने, तो इनको इमीडिएटली इसका संसर्ग हो जाता है और ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। मैंने ये भी देखा है कि ज्यादातर सिवियर केसेस जो है वो 2 साल के अंदर के उम्र में, मतलब अराउंड 1 साल से लेके 2 साल, जो प्ले ग्रुप में जाने वाले बच्चे हैं, नर्सरी में जाने वाले बच्चे हैं, उनको ज्यादा हो रहा है। और जैसे जैसे बच्चे 5 साल की उम्र से ज्यादा होते हैं, तो उनको संक्रमण भी थोड़ा सा कम शायद होता है, और उनके लक्षण जो है वो लेस सिवियरिटी के होते हैं। हालांकि ये जो इलनेस है, हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज या इवन टमेटो फ्लू, वो अप टू 10 to 12 इयर्स के केसेस में पाया गया है। अच्छा। अब पेरेंट्स भी इस संक्रमण की चेन में आ सकते हैं। तो अच्छा। आपके बच्चे को अगर ये टाइप का टमेटो फ्लू या हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है, तो आप दूसरों के बच्चे को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जब आपका बच्चा बीमार हो, तो आप भी पार्टी, तो यानी कि पेरेंट्स भी कैरियर हो सकते हैं? हाँ जी, सोशल गैदरिंग में पेरेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कैरियर हो सकते हैं, वो चेन का एक हिस्सा हो सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को इस टाइप की बीमारी हो, तो उन्हें घर पे रखें, उन्हें रेस्ट दे, और बहुत सारा हाइड्रेशन, मतलब पानी जो है या लिक्विड्स जो है वो ज्यादा दे,
ताकि वो बच्चे जो है मैं वो बिल्कुल डिहाइड्रेशन में ना जाए। बिल्कुल तो मैं ये मैं मैं बहुत मैं डॉक्टर जरूरी है। भाटी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार डॉक्टर लाल आपके पास, सर आपके पास आना चाहूंगा। कुछ कुछ लोग इसे चिकनगुनिया से भी जोड़ रहे हैं और पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि लक्षण ऑलमोस्ट सेम है। तो डिफरेंस कैसे करें कि क्या है एग्जैक्टली, हैंड फुट एंड माउथ है, चिकनगुनिया है, क्या है, कैसे करें? डेंगू देख लें, हैंड फुट माउथ डिजीज देख लें, या अभी हम जो टोमेटो फ्लू की बात कर रहे हैं, इनके जो लक्षण है, सिम्टम्स काफी हद तक सेम है। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे को डेंगू था या चिकनगुनिया था, उनमें देखा गया है उन्हीं में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके अंदर ये रैशेज आ रहे हैं। तो ये भी समझा जा रहा है क्या ये एक वेरिएंट है, क्या ये डेंगू का वेरिएंट है, क्या ये चिकनगुनिया का वेरिएंट है, ये हैंड फुट माउथ डिजीज जो है वही वायरस है जो कि एक उसी का वेरिएशन है। तो अभी इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, इन सबको जोड़ा जा रहा है और इन सबके सिम्टम्स काफी हद तक सेम है। सिवाय इसके अंदर ये देखना पड़ेगा, डेंगू के अंदर आपको जो है प्लेटलेट्स काफी कम हो जाते हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि घातक हो जाता है, और उसके अंदर ब्लीडिंग भी काफी हद तक डेंजरस हो सकती है। ठीक। तो और चिकनगुनिया में देखा गया है कि नॉर्मली जो इस तरह का रैश जो है, नॉर्मली चिकनगुनिया में नहीं होगा, नॉर्मली इस तरह का रैश। तो हाँ। अगर फीवर विद रैश है, तो हम सोचेंगे हैंड फुट एंड माउथ डिजीज जो नंबर 1 रहेगा बच्चों में आजकल, या फिर हम सोचेंगे, या जो हम टोमेटो बिल्कुल। फ्लू की बात कर रहे हैं, यह एक पॉसिबिलिटी है। अगर हमने बाकी पॉसिबिलिटीज को टेस्ट करके रूल आउट कर लिया है, तो बेसिकली ये बीमारी जो है, इट इज अ डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन। जब हमने सारी एब्सोल्युटली। बीमारी को एक्सक्लूड कर लिया है, तब हम सोचते हैं कि शायद अब जो हमारे पास पॉसिबिलिटी बच रही है वो यही है कि बच्चे को टोमेटो फ्लू है। एब्सोल्युटली। अब क्योंकि फटीग, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, ये तो सब नॉर्मली होता है बिल्कुल, लेकिन बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके उसका आइडेंटिफाई करके आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर जागृति ने कही है कि पेरेंट्स भी कैरियर हो सकते हैं। आपको ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप एक कैरियर ज़रूर हो सकते हैं, दूसरे बच्चों को दे सकते हैं, इसलिए माँ बाप को भी सतर्क रहने की। हाँ डॉक्टर लाल, कुछ कह रहे हैं आप? सॉरी, मैं इसके अंदर आपको थोड़ा, हाँ, मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग कैरियर होने के अलावा हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना है। हाँ। हालांकि जो हम बातें कर रहे हैं अभी तक, हमने जो भी डिस्कशन करा, हम ये कह रहे हैं कि बीमारी नॉर्मली बच्चों में होती है। नॉर्मली 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनमें बीमारी देखी गई है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों बड़ों में बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो हमें ये बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है कि बड़ों में ये नहीं हो सकती है। कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है या कुछ सेक्शंस ऑफ बिजी पर्सन हैं जिनके अंदर ये बीमारी बड़ों में हो सकती है, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि पेशेंट्स जिनको एचआईवी है, जिनको कैंसर है, जिनको कैंसर ड्रग्स चल रही है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स चल रहे हैं ड्यू टू रीनल ट्रांसप्लांट, या किसी और वजह से किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया कि इम्यून सिस्टम वीक है। तो ये जो पेशेंट्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, इनमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि इनको ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल भी ये ना सोचे कि एडल्ट्स में ये बीमारी नहीं हो सकती। तो हमें भी अपना बचाव रखना है अगर किसी बच्चे को घर में ये बीमारी है। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस कि एक तो पेरेंट्स होने के नाते आपको थोड़ा सा सतर्क बरतना है, सतर्कता बरतनी है, और साथ ही साथ अगर आपके यहाँ कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग हों या फिर वयस्क ही क्यों ना हो, तो उन्हें भी थोड़ा सा अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है। बच्चों के साथ साथ या आपको भी चपेट और आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भाटी, जरा दिल्ली का हाल बताइए सर। आपके पास जो सैंपल्स आ रहे हैं, कुछ अलग बिहेव करता हुआ ये वायरस नजर आ रहा है? आप लोगों की अब तक की ऑब्जर्वेशन टोमेटो फीवर को लेकर क्या है सर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, मैडम ने भी बताया स्पेसिफिकली आपका जो मॉनसून के बाद पोस्ट मॉनसून हमारे वायरल वेक्टर डिजीज किस तरह से बढ़ जाती है। लैब में स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि डेंगू के केसेस, कुछ चिकनगुनिया के केस, मलेरिया के केसेस। तो बेसिकली क्या है कि जिस तरह की हमारी अन्य वायरल डिजीज भी इसमें बढ़ जाती है, तो इसमें एक तरह से ज्यादातर इम्यून जो हमारा मैकेनिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। अभी जैसा आप चिकनगुनिया से इसको कोरिलेट कर रहे थे कि किसी भी तरह की आपकी जो वायरल डिजीज है या अन्य वायरल वेक्टर डिजीज है, तो आपका इम्यून मैकेनिज्म वैसे कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, तो किसी भी तरह की वायरल इलनेस आपको होने के चांसेस वैसे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल इसके टेस्टिंग को लेके स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि आपके टोमेटो फीवर को लेके, किसी तरह का फ्लू को लेके ऐसा कोई स्पेसिफिकली ऐसा टेस्टिंग नहीं है। इसके लिए जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया,
स्पेशली हमें इसको रूल आउट ही करना पड़ता है ज्यादातर, कि हमने डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस या वेरिसेला एंड हर्पीज को हमने रूल आउट कर लिया, अच्छा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये टोमेटो, और वैसे भी अदरवाइज हमने इसके सिम्टम्स को जो है उससे कोरिलेट कर लिया। जैसे मैडम ने भी बताया कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज स्पेसिफिकली, तो उसमें भी इसी तरह के ऑलमोस्ट रैशेज आते हैं और संभावना जताई जा रही है। अभी भी पूरी तरह से हम नहीं कह रहे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तक हम इसको अनएक्सप्लेन्ड वायरस कह रहे थे, बट अभी भी संभावना जताई जा रही है कि ये उसी का कुछ एक वेरिएंट हो सकता है। बस इसमें क्लिनिकली देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो रैशेज है उसमें फर्क है। जिस तरह से इसका बीमारी का अभी नाम भी दिया गया है टोमेटो फ्लू, तो इसके लक्षणों को देख के अभी डिफरेंशिएट किया जा रहा है, पर एज सच इसके लिए स्पेसिफिकली कोई इस तरह से लेबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ऑल राइट। डॉक्टर सांघवी भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है मैम। आते एक ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखते हैं मैम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो टोमेटो फ्लू को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, और उससे ज़्यादा कि कितना घातक है, कितना से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा चिंतित अगर आप हो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता हर हाल में बरतनी है। डॉक्टर सांघवी, आप कुछ कह रही थी मैम। हाँ जी सर, एक और बीमारी जिससे हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, जिसके लक्षण इसके सरीखे होते हैं, वो है चिकन पॉक्स। मैं पिछले हफ्ते से देख रही हूँ पेशेंट्स चिकन पॉक्स के साथ भी बच्चे आते हैं, उसमें भी इसी तरह के फफोले बॉडी पे हो सकते हैं, और यही उम्र में हम ज्यादातर चिकन पॉक्स भी देखते हैं, वो भी फीवर के साथ आता है। तो इसमें डिफरेंशिएशन का मेजर फैक्टर ये होता है कि चिकन पॉक्स जो है, या जिसको हम चेचक बोलते हैं, उसमें जो फफोले हैं वो छोटी साइज के होते हैं और ज्यादातर चेस्ट, बैक, फेस से शुरू होते हैं। और टोमेटो फ्लू या फिर हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है, वो उससे विपरीत है। मतलब उसमें हैंड, फीट एंड माउथ, वो एरिया में ज्यादा हमें वो फफोले देखने को मिलते हैं, और हैंड फुट एंड माउथ और टोमेटो फ्लू स्पेशली में आपको बड़े साइज के फफोले दिखेंगे। तो काफी दफा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि ये चेचक है कि क्या है। तो ये मेन डिफरेंशिएशन और ये पेनफुल भी होता है मैम, ये जो फफोले होते हैं? पेनफुल भी होते हैं फफोले, और इसमें जैसे जैसे वो हील होने लगते हैं तो उसमें बहुत खुजली आती है, तो बच्चे बहुत खुजाते हैं, और उसके कारण कभी कभी उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन या पस हो सकता है। तो तब हमें उनको एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है, पर अदरवाइज कोई एंटीबायोटिक्स की इसमें जरूरत नहीं रहती है। ओके, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है मैम, बिल्कुल, और इसका ध्यान रखना है हर पेरेंट्स को, बहुत ही ख़ास तौर से। डॉक्टर लाल, अक्सर हम इन तरह की बीमारियों को, ख़ास तौर से इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम देखते हैं कि साफ़ सफाई से भी जोड़ा जाता है। तो क्या इसका साफ़ सफाई से कोई लेना देना है? क्या हम साफ़ सुथरे ज़्यादा रहकर अपने बच्चों को टोमेटो फीवर से बचा सकते हैं? साफ सफाई की जहां तक बात है, अगर हम बात करें पर्सनल हाइजीन की, तो हाँ, बेसिकली डेफिनेटली पर्सनल हाइजीन का इस बीमारी में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो पेशेंट है वो हाईली इन्फेक्शियस है, और जो इन्फेक्शन वो दूसरों को दे सकता है उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है, उससे हो सकते हैं। दूसरा जो फफोले हैं, उसके अंदर जो डिस्चार्ज है, फ्लूइड है, उससे भी दूसरा पेशेंट इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो मरीज के कपड़े हैं, मरीज की जो चादर है, तकिए हैं, या बच्चे को, क्योंकि ये बच्चों में हो रहा है, तो बच्चों के जो खिलौने हैं, इन सब चीजों को शेयर ना किया जाए, और औरों के साथ वो कंटेक्ट में ना आए। उसके जितने भी पर्सनल कपड़े हैं या चादरें चुदरें, उनको अलग से धोया जाए और बिल्कुल ही अलग से सुखाया जाए। तो इसके अंदर हाइजीन का रोल बहुत ज्यादा है, ताकि दूसरे मरीजों को या दूसरे फैमिली मेंबर्स को ये बीमारी ना फैले। ठीक। डॉक्टर भाटी, क्या कुछ ऐसा विचार या कुछ ऐसे सजेशंस आ रहे हैं कि बच्चों को अगर मास्क पहना दिया जाए? मुझे मालूम है जब मैं बोलूँगा तो बच्चे जो है नाराज़ होंगे मुझ पे, लेकिन क्या कुछ सजेस्ट किया जा रहा है कि मास्क वास्क लगा के थोड़ा बचाव किया जाए बच्चों का? ऐसे कोई एविडेंस है? देखिए, स्पेसिफिकली हम मास्क की तो वैसे अभी बात ही कर रहे हैं, जिस तरह से और अन्य वायरल डिजीज से बचने के लिए भी, और जिस तरह से हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर देख भी रहे हैं कि कोविड भी अभी उस तरह से गया नहीं है, केसेस में भी काफी उछाल आ रहे हैं। तो एज सच इस तरह से अभी गाइडलाइंस आई नहीं है। पर दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करूँ तो दिल्ली में तो मास्क की गाइडलाइंस फिर से, सार्वजनिक स्थानों के अंदर आपको मास्क पहनना ही है, उस तरह से गाइडलाइंस में फिर से बदलाव आया है।
तो डेफिनेटली आप नहीं, वो तो कोरोना के लिए है, लेकिन टोमेटो फ्लू का कुछ है सर क्या लेना देना मास्क से, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको, ये भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से स्प्रेड तो होता ही है। बच्चा, आप एक इन्फेक्टेड बच्चा है तो एक इन्फेक्टेड बच्चा दूसरे इन्फेक्टेड बच्चे को स्प्रेड कर सकता है आपके रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से भी, तो इसलिए डेफिनेटली मास्क इसमें हेल्पफुल रहेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो देखिए, हम तो लगातार बोल ही रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, सतर्कता आपको बरतनी है। आप भले ही भूल गए हो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सब भूल गए हो, या न्यू नॉर्मल आपके लिए हो गया हो, लेकिन जिस तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं उससे बचने के लिए आपको मास्क एहतियात रूप से अगर आप पहनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें सतर्कता ही है। डॉक्टर सांघवी, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं, बैक टू बैक कोरोना के बाद हमने देखा कई आउटब्रेक्स आए, कई वायरसेस के आए, मक्की पॉक्स दिखा अचानक से, फिर ये वाला आ गया। ये अब इनकी ऐसे वायरसेस की रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है, हम ज़्यादा सतर्क होकर इन पे बात करने लगे मैम, या स्वभाव ही वायरसेस का ऐसा है कि वो रह रह कर सिर उठाते रहते हैं? सर, कुछ कुछ वायरसेस का स्वभाव ये रहता है कि वो रह रह कर सिर उठाते, जैसे आपने बताया। पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉनसून के सीजन में सबसे ज्यादा इस प्रकार के अलग अलग वायरसेस जो है वो वातावरण में पनपते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और इसी दौरान भारत देश में ज्यादातर स्कूल्स जो है वो शुरू होती है, इसलिए स्प्रेड होना बहुत बहुत इजी हो जाता है, और ये जो वायरस का संक्रमण है वो उसके कारण भी ज्यादा फैलता है। और कोरोना के कारण जब 2 साल सब लोग घर में रह के अब जाके बाहर निकले, तो कोई चाहता नहीं कि अपना बच्चा 1-2 दिन भी स्कूल मिस करे। तो मैं काफी बार मेरे प्रैक्टिस में भी देखती हूँ कि अगर बच्चे को बुखार है तो सुबह में पेरेंट्स पैरासिटामोल खिला के भेज देते हैं। तो मेरी ये विनती है अभी इस दौर में कि ऐसा ना करे पेरेंट्स, क्योंकि आपका बच्चा भी ज्यादा इन्फेक्शन के रिस्क में होगा और दूसरे बच्चों को भी स्प्रेड कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर लाल, अब मेरा सवाल उन लोगों के लिए, उन लोगों की तरफ से जिनको लगता है कि उन्हें या उनके बच्चे को जो है वो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, या खुदा ना करे लेकिन अगर वो चपेट में आ जाएं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? फ्लू होने के बाद क्या करें? देखिए, हाँ जी, सबसे पहले तो ये करना है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में कई बार कह चुके हैं कि ये बहुत ही घातक बीमारी नहीं है, और देखा गया कि ज्यादातर मरीज या मोस्टली सारे मरीज रिकवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से आई थिंक ये मैसेज सबको जाना बहुत जरूरी है कि इसमें घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। बिल्कुल, हाँ, एहतियात जरूर बरतना है मरीज के लिए, और जो बाकी परिवार वालों के। मरीज के लिए आपको देखना है कि मरीज जो है, बच्चा है नॉर्मली, तो क्या वो उसका बुखार तेज तो नहीं आ रहा? बुखार आ रहा है तो उसको पैरासिटामोल देनी है। आप पट्टियां कर सकते हैं पानी की। हाइड्रेशन एडिक्वेट होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको डेंजर साइन देखने हैं, बच्चा लेथार्जिक तो नहीं हो गया है, बच्चा सुस्त तो नहीं हो गया है, फीडिंग लेनी बंद तो नहीं कर दी है उसने उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है। इन डेंजर साइन को आपने देखना है, जो कि बहुत रेयर है। और बाकी जैसा हमने बोला कि जो बाकी जो परिवार वाले हैं, ताकि उनको बीमारी ना फैले, जो एहतियात हमने पहले बताया था, अगर हो सके तो मास्क लगा के रखें ताकि बच्चे से दूसरों को ना हो। और जैसे हमने अभी बात करी थी पर्सनल हाइजीन, और जो बच्चों के जो कपड़े हैं, चादरें हैं, तकिए और खिलौने वगैरह हैं, उनको अलग रखें ताकि आइसोलेट करने की जरूरत है क्या सर इसमें? इसके अंदर घबराने वाली बहुत ज्यादा जी, आइसोलेट करने की जरूरत है क्या सर? सर, आइसोलेट करने का इतना ही रोल है ताकि और फैमिली मेंबर्स को ना हो उस बच्चे से, या उस हाँ, जो भी बच्चा इन्फेक्टेड है उससे बाकी मेंबर्स को ना हो। तो उसका रोल इतना है। और ये भी देखा गया कि नॉर्मली 7 से 8-9 दिन जो है दैट इज सफिशिएंट फॉर आइसोलेशन। इतना दिन में इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। चलिए, पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि हाईली कंटेजियस है, अब फैलने से तो उसको कैसे रोके ये तो देखना होगा। हालांकि इसको रोका जा सकता है अगर आप टाइम पर आइसोलेट कर लें। एहतियात जो डॉक्टर्स हमारे पैनल पे मौजूद हैं सब ने बताए हैं। आगे नहीं बढ़े यही उम्मीद करते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हो गया उसके बाद घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। और जो एहतियात हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ से बताए हैं उनको पूरी शिद्दत से उनको अपनाना है और एक सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर। डॉक्टर लाल, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर जागृति सांघवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए।